चलिए जी, आज का टॉपिक लिखिए। आज का टॉपिक है अचालक। नहीं, सबसे बढ़िया चालक कौन? क्यों है सबसे बढ़िया चालक चांदी? क्योंकि उसकी चालकता सबसे अच्छी होती है। कैसे पता चला उसकी चालकता सबसे अच्छी है? क्योंकि उसमें आवेश सबसे जल्दी एक स्थान से कहाँ भागता है। अच्छा, ये बात कैसे पता चला कि आवेश सबसे जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान भागता है? प्रयोग से पता चला। प्रयोग किए थे ना जी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? अर्ध ये अचालक लिखिए। आज का टॉपिक अचालक, और उसका डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा। ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का गमन जिनमें आवेश का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान असंभव होता है, उसे अचालक कहते हैं। उसे अचालक कहते हैं। उदाहरण बताइए जी। अचालक का उदाहरण बताओ। अचालक का उदाहरण तुम लोग को नहीं पता है जी? रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। हैं? लिखो लिखो। रबड़, तू कैसे बैठा है जी? तो रबड़, प्लास्टिक। लकड़ी चालक है कि अचालक जी? हैं? इसका तो उत्तर है हम लोग नहीं दे सकते हैं। लकड़ी चालक है कि अचालक? आपको पूछना चाहिए था सूखा है कि गीला। तो उदाहरण में कौन सा लकड़ी अचालक होगा? सूखा। तो सूखा लकड़ी लिखिए। अब नोट लिखिए। तो नोट नोट लिखो जी। नोट। आप जरा बताइए, जल चालक है कि अचालक? अभी तो आप लोग समझ गए ना भाई। चालक भी समझ गए, अचालक भी समझ गए। दोनों का उदाहरण भी देख लिया। तो जल को किस परिवार में आप रखिएगा? चालक में कि अचालक में? लिखिए, नोट में लिखिए, जल खराब चालक होता है। जल खराब चालक होता है। यानी जल को आप चालक नहीं बोल सकते हैं। जल को क्या कहेंगे? खराब चालक। जल अगर अच्छा चालक होता तो फिर घर में हम इतना महंगा तांबा का तार काहे के लिए लगाते हैं? पंखा से बिजली में वो पाइप लगा देते, पानी भर के चलते रहता है ना। तो जल आपका क्या है जी? खराब चालक। ठीक। अब मान लीजिए कि बाढ़ लगा हुआ है और 3 लालटेन पे बिजली का पोल गिर गया, तो वो छावनी का आदमी मर जाएगा उससे। वहां का लोग भले मरेगा आसपास का, लेकिन अब थोड़े है कि छावनी तक चला जाएगा पानी से धारा धारा।
अब बढ़िया चालक कौन है जी, जल्दी बताओ। जिसकी चालकता ज्यादा है, जिसकी चालकता सबसे बढ़िया, वो चालक सबसे बढ़िया। तो बढ़िया और चालक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर तभी पता चलेगा जब आप क्या पढ़िएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, पर वैद्युतांक, ठीक है, या इसको ऐसे ही लिखिए डाई इलेक्ट्रिक। देखिए, जैसे जैसे चालकता जितना बढ़िया होगा उतना ही बढ़िया चालक होगा, उसी प्रकार डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अच्छा होगा और चालक भी उतना अच्छा होगा। अब सवाल है डाइलेक्ट्रिक नियतांक है क्या? तो लिखिए जरा इसके बारे में 2 लाइन। यह चालक का लक्षण होता है, और चालक का लक्षण होता है जो इसके गुणवत्ता का निर्धारण करता है, जो इसकी गुणवत्ता का निर्धारण करता है। वास्तव में देखो, पैराग्राफ चेंज करके, वास्तव में किसी अचालक की डाइलेक्ट्रिक नियतांक किसी अचालक की डाइलेक्ट्रिक नियतांक उस अचालक के द्वारा विभव को सहने की क्षमता होती है। उस अचालक के द्वारा विभव को सहने की क्षमता होती है। यदि किसी अचालक को यदि किसी अचालक को उसके डाइलेक्ट्रिक नियतांक से ज्यादा विभव दे दी जाए विभव दे दी जाए तो वह अचालक अपना गुण त्याग कर चालक बन जाता है। अब यहां समझिए, जैसे हम बात करें प्लास्टिक का, ठीक, तो प्लास्टिक जो है, इसी का नाम स्विच वगैरह बनता है जी प्लास्टिक का। तो इसका कितना है जी नियतांक? 300 वोल्ट है। मतलब प्लास्टिक कितना वोल्टेज बर्दाश्त कर लेगा? 300 वोल्ट। उससे ज्यादा अगर वोल्टेज आएगा तो प्लास्टिक गलना शुरू कर देगा। आप प्लास्टिक का बोर्ड आप बनाए काहे के लिए थे, स्विच बनाए काहे के लिए थे? इसीलिए ना कि छुए तो हमको करंट नहीं लगे।
तो अगर आपके घर में 300 से ज़्यादा वोल्ट आएगा और उस प्लास्टिक के स्विच को जाके ऑन ऑफ कीजिएगा, आपको करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक नियतांक कितना था? 300, और घर में आ गया उससे ज़्यादा, प्लास्टिक गल गया और अचालक की प्रवृत्ति त्याग कर क्या बन गया? चालक। अब यही प्लास्टिक अगर आप बिजली के पोल पे अगर लगाते हैं तो वहाँ कार्य करेगा कि नहीं करेगा जी? नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा बिजली के पोल पे इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का बनावट एक लगा होगा, देखें जी, किस रंग का होता है बताइए? चीनी मिट्टी जैसा रहता है। ठीक, यहाँ से बिजली का तार जाता है, यहाँ से निकलता है। रेलवे स्टेशन के किसी ढाला पे आप खड़ा होइएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर खूब दिखेगा, या ट्रांसफार्मर के पास। तब बिजली के पोल में भाई काहे लगाते हैं भाई? क्यों लगाया जाता है बिजली के पोल में? मान लीजिए पोल किस चीज का कार्य करता है जी? तार को एक स्थान से कहाँ ले जाने के लिए? दूसरे स्थान। अब मान लीजिए तार में करंट दौड़ रहा है, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको दो गो रास्ता ना मिल गया, एगो पोल और एगो फिर तार। तो पोलों में बह जाएगा, तारों में बहेगा। और मान लीजिए कोई जानवर इस पोल को छू दिया तो फिर मर जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे क्या लगा देते हैं? यही चीज वो लगा देते हैं। यहाँ पे भी क्या लगा देते हैं जी? यही वाला बनावट लगा देते हैं। और तार उसके ऊपर से जाता है कि नीचे से? अब यहाँ से करंट जाएगा तो फिर इसको दो गो रास्ता दिखेगा, नीचे और चालक वाला, ऊपर चालक वाला। तो करंट को आसान किससे होके जाना होगा? तो चालक से चला जाएगा। यानी कि पोल और बिजली के तार के बीच हमने क्या लगा दिया? अचालक, जिससे कि लोग बच गया यहाँ। तो यहाँ प्लास्टिक अगर लपेट दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको इस तरह का बनावट लेके आना होगा, और इस बनावट का नाम क्या है जी? पोर्सलिन। क्या इसको बोलते हैं जी? पोर्सलिन। कम पढ़ा लिखा लोग चीनी मिट्टी भी बोलता है, लेकिन अंतर है थोड़ा। तो पोर्सलिन काहे लगाते हैं भैया? इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका कितना हजार होता है भैया डाइलेक्ट्रिक नियतांक? 40,000 वोल्ट होता है। यानी ये कितना देर तक वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है? 40,000। जबकि इंडिया में मैक्सिमम कितना हजार दौड़ता है जी? 33,000, 33,000। जैसे आप यहाँ प्लास्टिक लगाइएगा तुरंत क्या हो जाएगा? गल जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पोर्सिलीन लगाना पड़ता है। उसी प्रकार वायु जरा बताइए तो चालक है कि अचालक है? बोलो जी, वायु चालक होगा कि अचालक? अचालक। लेकिन बारिश के दिन में बिजली गिरता है कि नहीं गिरता है? तो वो बिजली कैसे गिर गया? भगवान जी तार लगाते हैं, तो वो गिरता कहाँ से है? वायु से ही तो होके गिरता है। तो बिजली मतलब क्या? आवेश। आप कह रहे हैं वायु अचालक है, तो फिर आसमानी बिजली कैसे धरती पे पहुंच गया भाई? तो देखिए वायु का डाइलेक्ट्रिक नियतांक कितना होता है जी? देख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक नियतांक का चिन्ह क्या है जी? देखो स्मॉल के। कितना होता है जी वायु का? 30 लाख वोल्ट प्रति मीटर। यानी वायु में कितना स्थान का चयन कर लीजिए आप? 1 मीटर। अगर उतने स्थान में 30 लाख वोल्ट से आपने ज्यादा दे दिया तो उस स्थान का वायु किसमें बदल जाएगा? चालक में। और बिजली या आवेश का आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। तो आसमान में जो बिजली चमकता है वो तो करोड़ों वोल्ट रहता है, यानी इससे भी क्या रहता है? ज्यादा। और उसी करोड़ों वोल्ट के कारण कुछ देर तक हवा क्या बन जाता है? चालक। और उसी हवा के माध्यम से बिजली आसमान से कहाँ गिर जाता है? जमीन पे। आ गया जी बात समझ में?
अब एक बार एग्जाम में देखिए, एग्जाम में पूछा हुआ है जी वायु का बताइए डाइलेक्ट्रिक नियतांक। अच्छा, एग्जाम में वो सब बाद में पढ़ना है। एग्जाम में एक ये भी पूछा था, धातु के लिए बताइए भाई डाइलेक्ट्रिक नियतांक, जल्दी बोलो जी। धातु का डाइलेक्ट्रिक नियतांक कितना होगा? अपरिभाषित, क्योंकि ये किसका लक्षण है जी? चालक का कि अचालक का? अचालक ना, धातु क्या है? चालक। तो चालक का अगर आपसे पूछ रहा है कोई डाइलेक्ट्रिक नियतांक, तो मतलब वो क्या जानना चाह रहा है कि चालक को कितना वोल्टेज दीजिएगा कि चालक बन जाएगा। तो चालक चालक काहे के लिए बनेगा भाई? वो तो ऑलरेडी क्या है जी? चालक। नोट कीजिए जरा फटाफट। अब अगला क्या है जी? कौन सा पदार्थ है अगला? अर्धचालक। लिखिए तीसरा नंबर। देखिए अर्धचालक के बारे में अभी हम लोग चर्चा क्यों नहीं करेंगे जी? क्योंकि आगे चल के एक अध्याय है जिसका नाम क्या है? अर्धचालक। तो वहीं पे हम सारा डिटेल्स पढ़ लेंगे। चौथा नंबर लिखिए अतिचालक। क्या था जी चौथा नंबर? अतिचालक। बताओ जी, अतिचालक का नाम सुना है? अतिचालक पदार्थ अगर मिल जाए, एक बार उससे आप पंखा चला दीजिए तो जीवन भर बिना बिजली के भी क्या होगा जी? पंखा चलता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। क्यों ऐसा होता है जी बताओ? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अतिचालक आवेश का थोड़ा बहुत भी विरोध करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। उसमें विरोध यानी प्रतिरोध का नाम सुने होंगे ना, 10वां में शून्य होता है। तो लिखिए इसमें 2 लाइन। जब किसी चालक को अत्यंत निम्न तापमान, जब किसी चालक को अत्यंत निम्न तापमान पर ठंडा किया जाता है, तब वह चालक अतिचालक में रूपांतरित हो जाता है। तब वह चालक अतिचालक में रूपांतरित हो जाता है। ऐसे पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है। ऐसे पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है। अब अगला टॉपिक लिखिए जी, आवेश के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब क्या जी? प्रॉपर्टीज। तक आवेश का कितना गुणधर्म है जी बताओ? योग नियम, दूसरा क्वांटीकरण, नाम सुना है जी? तीसरा द्रव्यमान निर्भरता या चाल निर्भरता, और चौथा और आखिरी क्या है जी? संरक्षण नियम।
तो ये चार जो चीजें आपको लिखी हुई हैं बोर्ड पे, ये सब क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी कहलाता है। किसका? आवेश का, चार्ज का। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो है तो फर्जी है योग नियम, उसको आप लोग लिख लीजिए पहला नंबर में, योग नियम। तो पहला नंबर लिखो जी, पहला नंबर आवेश के लिए योग नियम। आवेश के लिए योग नियम। आप जरा बताइए आवेश को हम कैसे जोड़ेंगे जी? तो भौतिकी में, फिजिक्स में किसी भी राशि को जोड़ने का दो तरीका है। दिशा को ध्यान में रखते हुए, दिशा को ध्यान में नहीं रखते हुए। तो वेक्टर का नाम सुने हो? सदिश राशि। तो आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि? आवेश में दिशा होता है कि नहीं होता है? तो इसको कौन सा राशि कहेंगे? स्केलर की वेक्टर। स्केलर। और स्केलर को साधारण नियम से जोड़ते हैं कि विशेष नियम से? साधारण नियम। जैसे मान लीजिए ये पिंड है, इस पे अभी कितना कूलम चार्ज है? 100। अब बाहर से इसको -50 कूलम हमने आवेश दे दिया, तो कुल आवेश कितना हो गया भाई इस पे? 100 कूलम प्लस -50 कूलम, यानी कि 50 कूलम। यानी ये साधारण योग नियम का पालन कर रहा है। यही तो है भाई। तो लिखिए पहला नंबर में, आवेश स्केलर राशि होता है। आवेश स्केलर यानी अदिश। आवेश स्केलर यानी अदिश राशि होता है। अतः इसे जोड़ने के लिए, अतः इसे जोड़ने के लिए साधारण योग नियम का पालन होता है। अतः इसे जोड़ने के लिए साधारण योग नियम का पालन होता है। तो फटाफट लिखिए जरा। देखिए दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी है जी आवेश का? क्वांटीकरण। इससे खूब सवाल पूछता है परीक्षा में। अब क्वांटीकरण अगर तुम समझना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको क्या समझना होगा? आधारभूत आवेश क्या है या प्रीलिमिनरी आवेश क्या है? प्रीलिमिनरी, आधारभूत एक ही चीज है। अच्छा, इसका चिन्ह क्या है जी? प्रीलिमिनरी आवेश या आधारभूत आवेश, स्मॉल ई। तो आपको फिर से पहला कक्षा जरा याद कीजिए आप लोग, उसमें हमने क्या पढ़ाया था जी? आवेश किसका लक्षण होता है? पदार्थ का लक्षण होता है। तो यदि हम आपसे पूछें कि इस ब्रह्मांड का सबसे कम आवेश कहाँ पाया जाएगा?
इस ब्रह्मांड के सबसे छोटे पदार्थ पे कि सबसे बड़े पदार्थ पे? तो इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा पदार्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु से भी छोटा क्या है जी? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वही ना इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है जी? बताओ। 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। इस आवेश से कम होगा। क्यों? इस आवेश से कम आवेश क्यों नहीं होगा? बताओ। इससे छोटा होने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, जो कि संभव। यानी इस ब्रह्मांड में जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उससे कम आवेश पॉसिबल नहीं है। तो उससे कम आवेश जब संभव नहीं है तो इसी को हम क्या मान लेते हैं? आधारभूत आवेश, प्रीलिमिनरी आवेश, यानी कि स्मॉल ई। ठीक है, तो लिखो इसमें 2 लाइन प्रीलिमिनरी आवेश में। लिखिए, आधारभूत आवेश का परिभाषा लिखिए, प्रीलिमिनरी आवेश का परिभाषा लिखिए। यह इस प्रकृति का सबसे कम आवेश कहा जाता है। यह इस प्रकृति का सबसे कम आवेश होता है। सबसे कम आवेश होता है अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश ही इस प्रकृति का सबसे कम वाला आवेश है। आवेश ही इस प्रकृति का सबसे कम वाला आवेश है। इससे कम आवेश का हो पाना असंभव है। क्यों है जी असंभव? बताओ। इससे कम आवेश क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? तोड़ना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं अपने वास्तविक टॉपिक पे। क्या है जी वास्तविक टॉपिक? क्वांटीकरण। ठीक है, तो ये क्वांटीकरण क्या है भाई? सबसे पहले पिछला क्लास याद करके हमको बताइए कि किसी पिंड पे, किसी वस्तु पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आने का क्या कारण है? याद है जी? क्यों आता है किसी पे पॉजिटिव और किसी पे नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है और हानि होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है भाई। तो मान लीजिए इस बॉक्स में या कोई पदार्थ है, मान लीजिए इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, तो जरूर 20 क्या रहा होगा? प्रोटॉन। तो आप जरा बताइए, एक वो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हमने माना है? स्मॉल ही ना माने हैं। तो 20 गो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? 20 गो ही। ठीक। अच्छा, प्रोटॉन पे भी संयोग से इतना ही आवेश होता है कि अलग होता है? इतना ही होता है। तो अब जरा बताइए आप, मान लीजिए इस पदार्थ में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला। क्या कर दिया भैया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो आप जरा बताइए अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? एक निकलने के बाद 19। तो कुल आवेश जरा गणना कीजिए। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा जी? 19 गो।
एक वो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, स्मॉल ई, तो 19 पे कितना होगा, 19 ई प्लस में कि माइनस में, माइनस में। प्रोटॉन कितना है जी इसमें, 20 गो ना, एक वो प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, स्मॉल ई, तो 20 गो पे कितना होगा जल्दी बताइए, 20 ई होगा, प्लस में कि माइनस में, तो तनी जोड़ के बताइए तो कितना बचा जी, प्लस ई बचा, प्लस ई बोले तो बोलिए, बताइए समझ में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो पिंड पे इतना ही ना आवेश आया जी। अच्छा, दो गो निकल जाता तो इसका दुगुना, तीन गो निकलता तो इसका तिगुना। तो इतने देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण इतना आया ना जी, तो दो गो के कारण इसका दुगुना, तीन गो के कारण इसका तिगुना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यदि आ जाता तब तो इतना ही आवेश आता कि इससे अलग आता, इतना ही आता बस निगेटिव में, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं लाभ से माइनस वाला आता है, हानि से प्लस वाला आता है। तो अभी प्लस वाला आएगा कि माइनस वाला, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो माइनस वाला। अच्छा, मान लीजिए हमने कहीं लिखा एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यानी ना स्थानांतरण का क्या मतलब है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी। मान लीजिए हमने लिखा एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, ठीक, वाक्य को ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण पिंड पर उत्पन्न आवेश, बताओ जी, पिंड पर कितना आवेश आएगा एक इलेक्ट्रॉन के आने से या जाने से। स्थानांतरण का क्या मतलब, आ भी सकता है और जा भी, तो स्थानांतरण का मतलब प्लस भी आ सकता है और माइनस भी। हाँ, लाभ लिखे रहते तो माइनस, हानि लिखे रहते तो प्लस, लेकिन स्थानांतरण लिखे तो दोनों संभावना है, प्लस की भी और माइनस की भी। तो एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण पिंड पर उत्पन्न आवेश कितना होगा जी, अभी ना कैलकुलेट करके आपको हमने सिखाया है। अच्छा, इसी को ऐसा लिख देंगे तो गलत हो गया, बताइए तो, प्लस माइनस ई, क्योंकि ई का मतलब ही होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। बोले इस वाक्य में कोई दिक्कत है जी। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन अगर लिख दें हम तो बताइए भाई, तो दुगुना तुमको गुना भागा नहीं आता है कि दुगुना दुगुना बोल रही होंगी, हैं साहब, बकर चंदी है जी। देखो दुगुना कितना होगा जी, या इस स्टाइल में कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो, ये लिखेंगे जी, 3 इलेक्ट्रॉन का होता तो, बोलिए जल्दी, 3 इलेक्ट्रॉन का होता तो, या इस स्टाइल में बताइए 4 ई, अच्छा 3 ई। अच्छा, अब देखिए तो क्या लिखे हैं जी, n इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, बताइए क्या लिख दें, प्लस माइनस n गुना 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब, या प्लस माइनस n ई। तो हो सब क्या है, आवेश ना है जी, ये सब क्या आ गया है पिंड पे, आवेश। तो n इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आया है आवेश, आवेश का चिन्ह क्या होता है, Q। तो n के कारण कितना आया है बताओ, प्लस माइनस n ई ही ना आया है, यही तो होता है क्वांटीकरण नियम, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल। अब क्वांटाइजेशन पढ़ने से आपको क्या पता चला,
कि 1.6 गुना 10 का पावर -19 के बाद सीधे कितना आवेश आएगा पिंड पे बताओ? 3.2। 1.7 गुना 10 का पावर -19 कूलम आ पाएगा कभी? 2 गुना 10 का पावर -19 कूलम आएगा? 1.6 के बाद सीधे कितना आएगा? 3.2 वाला। 3.2 के बाद सीधे 4.8 वाला आएगा। यानी कि n यहाँ पे भिन्न होगा कि पूर्णांक होगा? n का मतलब क्या है? n यहाँ क्या माने हैं देखो, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। वही ना n पहले यहाँ 3 मान लिए थे, यहाँ 2 मान लिए थे, यहाँ 1 मान लिए थे। तो n पूर्णांक होगा कि भिन्न होगा? हमेशा पूर्णांक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव है। तो यही होता है क्वांटिकारेन नियम। अब अगले क्लास में इसी को थोड़ा सा भाषा उषा में लिख लेंगे कि परीक्षा में कैसे लिखना है। यहाँ तो समझे हैं खाली, अगले क्लास में हम लोग लिखने वाला काम कर लेंगे। ठीक।